बेसिकली आज हम लोग अपने इस कोर्स को स्टार्ट कर रहे हैं। कोर्स का जो नाम है दैट इज प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी। जैसा इसका नाम है प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, इसके अंदर हम पढ़ेंगे भी उन्हीं सिद्धांतों को जहां से हम अपनी प्रिडिक्शंस लेवल को शार्पन कर सकें। इट इज अ ब्लेंड ऑफ मेनी टेक्निक्स, बट इसका जो आधार रहेगा वो आधार है भृगुनंदी नाड़ी। इसके अंदर चीजें बहुत सारी सिखाई जाएंगी, जैसे कि मैंने डेमो क्लास में आप लोगों से शेयर किया था। टेक्निक्स आपको बहुत सारी मिलेंगी। प्रिडिक्शन लेवल आपको शार्प करने के लिए, अपनी नॉलेज को शार्प करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स और बहुत सारी चीज़ों का सहारा दिया जाएगा। बट ऑल डिपेंड्स कि आप लोग अपनी प्रैक्टिस लेवल किस हिसाब से रखते हैं। राइट। तो वी आर स्टार्टिंग आवर कोर्स फ्रॉम दिस डे। आज हम लोग जो पढ़ेंगे, सबसे पहले इसमें हम कुंडली के 12 भावों के बारे में पढ़ेंगे कि कुंडली के 12 भाव क्या हैं, क्यों हैं और क्या बताना चाहते हैं। जैसे कि आप सब लोगों ने कुंडली को देखा होगा कि पत्रिका जब बनी होती है तो कुंडली क्या कहती है। कुंडली जो है वो 12 घरों की कुंडली, वो कुंडली नहीं है। वो बेसिकली हमारे प्रारब्ध कर्मों का एक खाका है, जिसको हम लेखा जोखा कह सकते हैं। संचित कर्म जो हम जन्मों के जन्मों से लेकर आ रहे हैं, उनमें से कुछ कर्म जब हमारा जन्म होता है, जिस तिथि पर, जिस समय पर और जिस स्थान पर जन्म होता है, वहां एक कुंडली का निर्माण होता है। वो कुंडली हमें हमारे उन संचित कर्मों में से कुछ कर्म, जिसको हम प्रारब्ध बोलते हैं, उस रूप में हमें वो कुंडली मिलती है, जिसे हम अपना डेस्टिनी भी बोलते हैं। उसके अंदर हमारे ग्रहों की रूपरेखा, हमारे भाव की रूपरेखा हमें ये बताती है कि इस जन्म में हमें क्या भोगना है, हम क्या लेकर आए हैं। अब देखा जाए तो कुंडली पढ़ना एक समुद्र को पढ़ने के समान है। लेकिन जिस विषय पर हम पढ़ेंगे, जिस विषय को लेकर हम पढ़ना चाहेंगे, वो हमें लोगों की पीड़ाओं का निदान के लिए देखना है कि कैसे हम लोगों की पीड़ाओं का निवारण कर सकते हैं, कैसे उनको सॉल्यूशंस दे सकते हैं। तो जो कुंडली है वो आपका प्रारब्ध कर्म है। अभी इस जन्म में जो व्यक्ति पैदा हो रहा है वो अपने साथ एक कुंडली का निर्माण लेकर आ रहा है। वो कुंडली उसकी एंटायर डेस्टिनी का लेखा जोखा लेकर चल रही है। अब कुंडली है क्या? कुंडली को अगर समझें तो कुंडली एक एक वो निर्माण है जो शिव और शक्ति के माध्यम से बना है। शिव और शक्ति, शिव माने भगवान शिव, शक्ति माने माता पार्वती, यानी कि एक मेल एनर्जी और एक फीमेल एनर्जी। जब एक व्यक्ति का जन्म होता है, उस समय पर सूर्य और चंद्रमा की जब एक गणना होती है, यानी कि मेल एनर्जी और फीमेल एनर्जी, तब एक उत्पत्ति होती है। उस उत्पत्ति को हम कुंडली बोलते हैं। सूर्य यानी कि भगवान शिव, चंद्रमा यानी कि प्रकृति यानी कि माता पार्वती। जब आप इस शिव और शक्ति को समझेंगे तब आप कुंडली को पढ़ना समझेंगे कि ये कुंडली क्यों है और क्या है। शिव के बिना शक्ति अधूरी है और शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। कुंडली में भी 12 भाव हैं। जब हम इन 12 भावों को पढ़ना स्टार्ट करेंगे और जब आप इन 12 भावों को थोड़ा समझेंगे, तब इस कुंडली को आप डिवाइड करके समझेंगे, तो आपको शिव और शक्ति का एक प्रारूप नजर आएगा। तो जब भी किसी व्यक्ति का, किसी जातक का जन्म होता है, किसी बच्चे का जन्म होता है, उस समय पर सूर्य और चंद्रमा की जो डिग्री की कैलकुलेशन होती है, वो कैलकुलेशन उस तिथि का निर्माण करती है जिस तिथि पर वो कुंडली का निर्माण होता है, यानी कि एक व्यक्ति का जन्म होता है। जब जन्म होता है तो जन्म को हम कहां से देखते हैं? हम कुंडली के प्रथम भाव से जन्म को देखते हैं। फर्स्ट हाउस इन द कुंडली और इन पत्रिका और इन, आप कह सकते हैं अलग अलग नाम होते हैं। लगन पत्रिका कोई बोलता है, कुंडली कोई बोलेगा, चार्ट कोई बोलेगा, हॉरोस्कोप। तो उसके अंदर जो फर्स्ट हाउस है वो जन्म को बताता है। जन्म के साथ जो चीजें हम लेकर पैदा हो रहे हैं वो हम कुंडली के प्रथम भाव से देखते हैं। प्रथम भाव किस चीज को बताता है? प्रथम भाव बताता है व्यक्ति के रंग रूप को, व्यक्ति की ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर को, व्यक्ति की ओवरऑल हेल्थ को, व्यक्ति के बिहेवियर को बताता है।
जन्म किसका हुआ? जन्म आपका हुआ, तो आप कहाँ से देखे जाओगे? कुंडली के प्रथम भाव से देखे जाओगे। प्रथम भाव में आपकी कद, आपकी काठी, आपका बिहेवियर, आपका फिजिकल बॉडी पैटर्न, आपका स्ट्रक्चर, आपकी ओवरऑल हेल्थ, ये सब वहां से देखा जाता है। और कुंडली का प्रथम भाव ईस्ट होराइजन बोला जाता है, जहां पे, जिसको पूर्व दिशा बोला जाता है, जहां पर एक लगन का उदय होता है। तो फर्स्ट भाव को अगर हम एज पर टेक्स्ट नॉलेज में बोले तो इसको तनु भाव बोला जाता है। तनु मीन्स तन, तन मीन्स हमारा शरीर। तो फर्स्ट हाउस से व्यक्ति के ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर को देखते हैं, उसके बिहेवियर पैटर्न को देखते हैं, उसकी हेल्थ को देखते हैं। फर्स्ट हाउस कुंडली का सबसे इंपॉर्टेंट हाउस काउंट होता है, क्योंकि वो आपकी अपनी पहचान है। आपका रंग कैसा, आपका रूप कैसा, आपका बिहेवियर कैसा, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, ये फर्स्ट हाउस कुंडली का आपको बताता। इसके बाद आता है सेकंड हाउस। सेकंड हाउस को एज पर टेक्स्ट नॉलेज बोला जाता है धन भाव। लेकिन जब एक व्यक्ति जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद उसको शरीर तो मिल गया, फर्स्ट हाउस शरीर मिल गया। अब उसको चाहिए क्या? जीवित रहने के लिए उसको रिसोर्सेस चाहिए। फर्स्ट रिसोर्स मनुष्य का क्या है? शरीर को क्या चाहिए? भोजन। वो भोजन दूसरे द्वितीय भाव से आता है, सेकंड हाउस से आता है। तो व्यक्ति का खान पान कैसा है, वो दूसरा भाव बताता है। शरीर मिल गया, भोजन मिल गया, अब वो बढ़ेगा, उसको किस तरह के संस्कार मिलेंगे, वो संस्कार दूसरे घर से आते हैं। शरीर मिल गया, भोजन मिल गया, संस्कार मिल रहे हैं, वो बढ़ रहा है, उसके रिसोर्सेस, उसकी एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ दूसरे घर से आती है। इसलिए दूसरे घर को रिसोर्सेस का भाव बोला जाता है, द हाउस ऑफ रिसोर्सेस। जहां से व्यक्ति का भोजन, व्यक्ति के संस्कार, व्यक्ति का धन, और व्यक्ति का कुटुंब, जॉइंट फैमिली, वो सब सेकंड हाउस से देखा जाता है। तो व्यक्ति जब पैदा होता है, सबसे पहले उसको शरीर मिलता है। शरीर मिला तो शरीर को बढ़ाने के लिए, पोषक करने के लिए उसको सेकंड हाउस की जरूरत पड़ती है। द सेकंड हाउस इज कॉल्ड द सस्टेनेंस हाउस, द हाउस ऑफ सस्टेनेंस। व्यक्ति को सस्टेन करने के लिए कुछ चाहिए। अगर आज हम एक 30 साल के व्यक्ति की बात करें तो उसकी सस्टेनेंस क्या है? उसकी सस्टेनेंस है उसकी जीविका, यानी कि पैसा, रिसोर्सेस कहाँ से आएगा? सेकंड हाउस से आएगा। व्यक्ति का भोजन कैसा है? सेकंड हाउस से। तभी कहा जाता है जैसा अन्न और वैसा ही मन और वैसा ही तन। और आज की डेट में ये भी बोला जाता है जैसा अन्न वैसा धन। जैसा हम भोजन खाएंगे वैसा ही हम धन का निर्माण भी करेंगे। तो दूसरा घर रिसोर्सेज है, सस्टेनेंस है। अब फर्स्ट हाउस में जब हम बॉडी पार्ट लेते हैं तो हम अपना बॉडी पार्ट सिर को लेते हैं, हेड को लेते हैं, द अपर पार्ट ऑफ नोज, नाक से लेकर ऊपर वाला हिस्सा उसमें लेते हैं। और जब दूसरे घर की बात आती है तो उसमें अपने शरीर का हम कौन सा बॉडी पार्ट लेते हैं? हम लेते हैं अपना दिस वन, यहाँ से लेकर थ्रॉट एरिया, गले तक का एरिया, गर्दन तक के एरिया को हम सेकेंड हाउस में लेते हैं। ये है दूसरा भाव। फिर दूसरे भाव के अंदर आपका एंटायर कुटुंब आता है, जिसके अंदर आप अपने दादा दादी, अपने जितने भी आपके समस्त संबंधी हैं, आप उनको वहां से देखते हो, जो आपके परिवार के चलते आ रहे हैं। सेकेंड हाउस इज योर जॉइंट फैमिली। तो दूसरा भाव व्यक्ति के रिसोर्सेज के रूप में द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस है। व्यक्ति को जीने के लिए भोजन चाहिए, कहाँ से मिलेगा? दूसरे घर से मिलेगा। व्यक्ति को बड़ा करना है, जो बच्चा हुआ वो बच्चा बड़ा हो रहा है, उसको क्या चाहिए? संस्कार चाहिए, कहाँ से मिलेंगे? दूसरे घर से। किसी के भी संस्कार अगर देखने हो बचपन में, उसका बचपन कैसा रहा हो, आप दूसरे घर पे नजर डालेंगे, वहां से पता लगेगा कि उसके संस्कार कैसे हैं। फिर आता है तीसरा भाव।
तीसरा भाव कहा जाता है पराक्रम का, करेज का, हिम्मत का। हिम्मत कहाँ से होती है? बाजुओं से। उसमें बॉडी पार्ट आता है आपका, शोल्डर से लेकर हैंड तक का एरिया। थर्ड हाउस। थर्ड हाउस आपके छोटे भाई बहनों का कहलाया जाता है। थर्ड हाउस आपके टूरिंग ट्रेवलिंग को दर्शाता है। अब अगर इसको जोड़ें, पहला घर हुआ आपका शरीर। शरीर को जीवित रखने के लिए चाहिए रिसोर्सेस। रिसोर्सेस के बाद व्यक्ति क्या करेगा? मेहनत। मेहनत करने के लिए तीसरा घर है। तीसरे घर से मेहनत देखी जाती है। तीसरे घर से आपकी अट्रैक्शन देखी जाती है कि आप किसके प्रति अट्रैक्शन रहेंगे, कैसी चीजों के प्रति अट्रैक्शन रखेंगे। तीसरा घर आपकी हॉबीज को बताता है। तीसरा घर टूरिंग ट्रेवलिंग को बताता है। तीसरा घर मूवमेंट को बताता है। तीसरा घर चेंज ऑफ प्लेस है। तीसरा घर छोटे भाई बहनों को बताता है। तीसरा घर आपके कागज कार्रवाई को बताता है, डॉक्यूमेंट्स को बताता है, जिसमें वीजा, राशन कार्ड, लाइजनिंग, किसी भी प्रकार की ब्रोकरेज, कमीशन, इन सब चीजों को तीसरा घर बताता है। वीजा अप्लाई करना है, नहीं लग रहा है, तीसरे घर को देखेंगे। छोटे भाई बहन के प्रति कुछ देखना है तो तीसरे घर से देखेंगे। मेहनत कितनी होगी इस जिंदगी में, तीसरे घर से देखेंगे। तो तीसरा घर आपकी ओवरऑल हिम्मत को बताता। देन कम्स फोर्थ हाउस, चौथा घर। चौथा घर किस चीज को बताता है? चौथा घर है आपका सुख भाव। आपका सुख भाव मतलब जिस व्यक्ति की पत्रिका है उसका चौथा घर उसका सुख है। उसका सुख चौथे घर में रखा हुआ है। मानसिक सुख इज फोर्थ हाउस, मेंटल पीस, जिसको आप डोमेस्टिक पीस बोलते हैं। चौथा घर माता का घर है। जातक की माता को हम चौथे घर से देखते हैं। फोर्थ हाउस इज योर चेस्ट पार्ट एरिया। चौथा घर आपके अपने नेटिव प्लेस को बताता है, योर इमीडिएट होम, जहां आप अभी रह रहे हैं। दिस इज योर फोर्थ हाउस। चौथा घर आपके लग्जरी कंफर्ट को बताता है। चौथा घर आपके भवन को, घर को बताता है। चौथा घर आपकी गाड़ी को बताता है। पराक्रम करेगा, मेहनत करेगा तो क्या लेगा? घर लेगा, गाड़ी लेगा, बंगला लेगा, लग्जरी लेगा ना। जोड़ते जाओगे तो वो चीजें सिंक्रोनाइज होती हुई ऐसे बनेगी कुंडली। चौथा घर आपके मानसिक सुख को बताता है कि आपको सुख कहाँ मिलेगा। आपके मानसिक सुख की हालत चौथा घर बताएगा कि आपका अपने नेटिव प्लेस पे क्या हाल है, आपका मानसिक संतुलन कैसा है, हाउ इज योर डोमेस्टिक पीस। चौथे घर में आपकी मदर का पूरा हाल आता है। जैसे फर्स्ट हाउस से आपको देखा जा सकता है, आपके शरीर को देखा जा सकता है, आपके बिहेवियर को देखा जाता है। फोर्थ हाउस से हम आपकी मदर के बारे में बता सकते हैं। देन कम्स द फिफ्थ हाउस, पांचवा घर। पांचवा घर क्या बताता है? पांचवा घर आपकी बुद्धि को बताता है, योर इंटेलिजेंट, इंटेलेक्ट। आपके पूर्व पुण्य कर्मों को बताता है। पांचवा घर आपकी संतान को बताता है। पांचवा घर प्रोडक्ट एंड डेवलपमेंट को बताता है। पांचवा घर प्लानिंग की एग्जीक्यूशन को बताता है। पांचवा घर आपके मौज मस्ती को बताता है। पांचवा घर प्रेम प्रसंग को बताता है, जिसको आप बोलते हैं अफेयर्स, लव अफेयर्स। पांचवा घर क्रिएटिविटी को बताता है, इनोवेशंस को बताता है। पंचम भाव
अगर समझें तो आपकी संतान का है, और पंचम भाव पूर्व पुण्य कर्म का है। जो पूर्व पुण्य कर्म यानी कि पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म आपने किए हैं, उसके फल स्वरूप व्यक्ति को संतान मिलती। संतान व्यक्ति के पूर्व पुण्य कर्मों का अर्जित फल है। वो फल जो उसके सामने ईश्वर ने दिया है, जो वो करके आया, उसका एक स्नैपशॉट प्रिडिक्शन उसके सामने है। जो उसकी संतान कर रही है, वो उसके कर्मों का सामने फल दिया। पांचवा घर बुद्धि है, बुद्धि। पांचवा घर मंत्रों को बताता है। पांचवा घर आपका चित्त है। चित्त कहाँ लगेगा, किस ईश्वर के प्रति आपका चित्त जुड़ेगा, वो पांचवें घर से देखा जाता है। पांचवें घर में हमारा जो बॉडी पार्ट आता है, दैट इज एब्डमन पार्ट, स्टमक के ऊपर वाला एरिया। पेट बोलते हैं जिसको। पांचवा घर आपकी बुद्धि है। अब आप बुद्धि से क्या करते हैं, बुद्धि से आप अपने विचारों को लेकर आते हैं। जब आपका शरीर मिलेगा, आपको सस्टेनेंस मिलेगी, आप मेहनत करोगे, आप कुछ अपना मानसिक सुख के लिए लग्जरी कंफर्ट्स इकट्ठे करोगे, तो आपकी विचार शक्ति भी तो आएगी आगे बढ़ने के लिए। पंचम भाव से आपके विचारों की शक्ति आती है। जो मंत्र पूजा आप करते हो, वो पांचवें घर से देख। पांचवा घर बच्चों का भी कहलाता। अब इसके बाद आता है छठा घर। छठा घर किस चीज को बताता है? छठा घर बताता है आपके रोग, ऋण, रिपु और शत्रु को। बीमारी कैसी होगी, कर्जा किससे होगा, दुश्मनी कहाँ से होगी। छठा घर सेवा भाव का है, वॉलंटियर का है। छठा भाव एम्प्लॉयज का है। छठा भाव पेट्स का है, पालतू जानवर जिसको बोलते हैं। छठे घर से आप अंडर प्रिविलेज पीपल को देखते हैं। जो लोग अपना जीविका चलाने में सक्षम नहीं है, सामर्थ्य नहीं रखते हैं, वो लोग छठे घर से देखे जाते हैं। छठा घर आपका डेली रूटीन है। अब छठे घर को अगर समझा जाए तो छठा घर रोग, ऋण, रिपु, शत्रु है। यहाँ पे देखा जाए तो लोग डर जाते हैं कि छठा घर रोग, ऋण, रिपु, शत्रु देता है, तो यहाँ से हमें बीमारी कैसी लगेगी, यहाँ से हमारे कर्जे कैसे बढ़ेंगे, कर्जा कहाँ कहाँ से आएगा। ये सब चीजें नेगेटिव सेंस में जाती हैं। अगर पॉजिटिव सेंस में देखो, तो इसी का नाम डेली रूटीन का है। जब कोई व्यक्ति डेली रूटीन फॉलो करेगा तो बीमार नहीं पड़ता। यहीं से डॉक्टर्स भी निकलते हैं। छठे घर से डॉक्टर्स भी निकलते हैं, आईएएस आईपीएस भी यहीं से निकलते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जितने भी कंपटीशन आप देखते हो, वो छठे घर के डोमेन में आता है। इसके बाद आता है आपका सातवां घर। सातवां घर क्या है? सातवां घर पहले घर के सामने वाला है। द पर्सन हु इज सिटिंग ऑपोजिट टू यू इज सेवेंथ हाउस। यहां पर खेल शुरू होता है शिव और शक्ति का। शिव है फर्स्ट हाउस, शक्ति है सेवेंथ हाउस। अगर आप फर्स्ट हाउस हैं, आपके सामने वाला सेवेंथ हाउस है। व्यक्ति खुद फर्स्ट हाउस है। व्यक्ति की वाइफ यानी कि व्यक्ति का स्पाउस सेवेंथ हाउस है। व्यक्ति का पार्टनर सेवेंथ हाउस है। सामने उसके जो भी है सेवेंथ हाउस। जो भी व्यक्ति सामने आता है वो सेवेंथ हाउस से देखा जाता है। डेली वेजेस सातवें घर से देखी जाती है।
बिजनेस पार्टनरशिप, बिजनेस का कोई भी प्रारूप, इंडिपेंडेंट बिजनेस सातवें घर से देखा जाता है। व्यक्ति के पार्टनर का कैसा स्वभाव है, कैसे गुण धर्म है, जो आप अपने लिए फर्स्ट हाउस से देखते हैं, अपने स्पाउस के लिए आप सेवेंथ हाउस से देखेंगे। इसीलिए फर्स्ट हाउस शिव, सेवेंथ हाउस शक्ति बोला जाता है। ये शिव और शक्ति का बहुत सुंदर मिलन है। यहां से कुंडली दोबारा स्टार्ट होती है शक्ति के रूप में। पहले शिव के रूप में समझिए, फिर शक्ति के रूप में समझेंगे। फर्स्ट हाउस आपका स्वयं को बताता है, सेवेंथ हाउस आपके पार्टनर का स्वभाव बताता है। सेकेंड हाउस आपका सस्टेनेंस हाउस है। और यहां पे जब आठवां घर आता है तो आठवां घर सातवें से दूसरा है, सेवेंथ हाउस से दूसरा है। वो आपके पार्टनर का सस्टेनेंस हाउस है, यानी कि आपके इन लॉज को बताता है, आपकी पीड़ा को बताता है, ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है आठवां घर। आठवां घर आपको बताता है कि जमीन के नीचे क्या है, छुपी हुई चीजें क्या है, स्पाई, सीआईडी, सीबीआई, रॉ, ये सब आठवें घर की देन है। टैक्सेशन आठवें घर की देन है। आठवां घर धरती के नीचे की जगह है जहां पे ऑक्सीजन नहीं आती। यहां पर कौन पाया जाता है? यहां पर पाया जाता है बिच्छू। इसलिए आठवें घर का जो साइन है वो बिच्छू का, स्कॉर्पियो, क्योंकि वो जमीन के नीचे पाया जाता है, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है उसको। आठवां घर रहस्य का है, तंत्र का है, मंत्र का है। इसलिए एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट जितना भी है वो सब आठवें घर से देखा जाता है। जब भी आठवें घर की किसी की दशा आती है, जब भी आठवां घर किसी की चार्ट में रूल करता है, तब उस व्यक्ति को पीड़ा आती है, तब उस व्यक्ति की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आता है। दैट ट्रांसफॉर्मेशन कम्स अंडर द डोमेन ऑफ एट्थ हाउस। और आठवां घर मृत्यु को भी बताता है मृत्यु कैसे होगी। आठवां घर को लॉन्जिविटी भी बोलते हैं, आयु। आठवें घर का डोमेन बहुत बड़ा डोमेन है। अगर समझे तो आठवां घर जो है आपकी कुंडली में आपकी लाइफ की वो पीड़ा है जहां से आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करते हैं। आठवां घर ही आपको एस्ट्रोलॉजी में लेकर आता है। आप अपना सब चेक कर लो, अपनी कुंडली में कहीं ना कहीं आठवां घर एक्टिवेट होगा, आठवें लॉर्ड की दशा, अंतर दशा, प्रत्यंतर दशा होगी। अब शिव के रूप में देखें तो आठवां घर पीड़ा है, ट्रांसफॉर्मेशन है, टैक्सेशन है। आठवां घर एक तरह की कीमत है जो आपको चुकानी है जिंदगी में। आठवां घर इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है। इनहेरिटेड प्रॉपर्टी यानी कि पैतृक संपत्ति, यानी कि जायदाद कब मिलती है? कुछ कीमत चुकाने के बाद मिलती है। जब कोई बुजुर्ग या जायदाद जिसके नाम होती है, जब वो संसारिक यात्रा पूरी कर जाते हैं, तब हमें वो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी की प्राप्ति होती है। तो आठवां घर जो भी देगा आपको, एक कीमत लेगा फिर देगा। वो कीमत चुकानी पड़ेगी आठवें घर। किस फॉर्म में चुकानी पड़ेगी वो आपको पहचानना पड़ेगा। आठवें घर को समाधि भी बोला जाता है। समाधि कहाँ ली जाती है? जमीन के नीचे। आठवें घर में पेट्रोलियम, गैस, सीएनजी गैसेस, ये सब जितना भी है खनिज, ये सब आठवें घर में आता है। माइनिंग का काम, ये सब आठवें घर में आता है। आठवां घर अनैतिकताओं का है। हर वो अनैतिक कर्म जो हम अपनी जिंदगी में देखते हैं वो आठवें घर से आता है। अब फर्स्ट हाउस अगर हम हैं तो हमारी पीड़ा कहाँ से आई? आठवें घर से आई। इसीलिए आठवें घर को निजी दोष बोला जाता है, जिसे हम खुद क्रिएट करते हैं। हम दूसरों को ब्लेम करते हैं कि हमारी पीड़ा का कारण वो है।
पीड़ा का कारण हम स्वयं है। कुंडली हमारी है, 12 घर हमारे हैं, फर्स्ट हाउस मेरा है, तो पीड़ा भी मेरी है। अगर चौथा घर मेरा सुख है, पांचवा घर मेरी मौज मस्ती है, तो आठवां घर मेरी पीड़ा है। मेरे दोष हैं जिसकी वजह से मुझे पीड़ा आ रही है। ब्लेम मैं चाहे सामने वाले व्यक्ति पे दे दूं, उस व्यक्ति को अपनी लाइफ में लाया कौन? मैं खुद लेकर आया, इसलिए आज मुझे उससे पीड़ा हो रही है। आठवां घर अनैतिकताओं का है। आठवां घर ऐसा है जो कल्चर के विरुद्ध चलता, अनएथिकल। जुआ, सट्टा, एडिक्शन, ये सब आठवें घर की देन है। हालांकि इसमें दूसरे घरों का भी योग होता है, लेकिन आठवें घर का अहम रोल होता है इन चीजों में। जहां से आपको एडिक्शन मिलती है, जुआ सट्टे की एक एक लत पड़ जाती है, जिसको बोलते हैं अनैतिकता है ना सारी, ये आठवें घर से आते हैं। जब व्यक्ति आठवें घर में डूब जाता है, उसके अंदर कीचड़ से सन जाता है, तब उसको नौवें घर की तरफ मोड़ा जाता है। नौवां घर क्या है? नौवां घर है नैतिकता का। नौवां घर है गुरु का। जब व्यक्ति अनैतिकताओं में चला जाता है, तब उसको गुरु की शरण मिलती है और उसको ज्ञान मिलता है। नौवां घर है ज्ञान का, जहां से उसकी एक नई सोच पैदा होती है। नौवां घर है कंसल्टेंसीज का। नौवां घर है हायर एजुकेशन का। नौवां घर है टीचर का। नौवां घर है कल्चर का, संस्कारों का, आपके राइचियसनेस का। आपका डीएनए है नाइन्थ हाउस। पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलता आ रहा है, पितृ जिसको बोलते हैं, दैट इज नाइन्थ हाउस। नौवां घर अपने आप में देखा जाए तो कुरुक्षेत्र का मैदान है, जहां पर आपको अज्ञान के बाद निकलने के, अनैतिकताओं के बाद आप वहां पर आकर खड़े होते हो, और आपको तब ज्ञान की वो प्रकाश रूपी किरण मिलती है, जहां से आप अपने लाइफ को एक जंग रूपी मैदान से आगे बढ़ाते हो। जहां भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था, वो जो ज्ञान मिला था, वो नौवां घर था, वो कुरुक्षेत्र का मैदान था, जब अर्जुन को वो ज्ञान दिया था। जहां से रणभूमि शुरू हुई थी। इसके बाद नौवें घर के बाद क्या आता है? 10वां घर। तब वो रणभूमि, वो कर्म स्थान बना था, कर्म भूमि बनी थी। नौवां घर पिता का भी है। नौवां घर से गुरु भी देखे जाते हैं, और पहला गुरु पिता ही बनते हैं। नौवें घर से आप अपने रीति रिवाज देखते हैं। नौवें घर से आप अपने, जो आपके एक परिवार के अंदर एक रिचुअल्स चलते आ रहे हैं, उन रिचुअल्स को देखते हैं। तभी कहा जाता है कि आज की डेट में पितृदोष है, ये दोष है। ये सब चीजें नाइन्थ हाउस के अफ्लिक्शन पे देखी जाती है। नौवां घर आपका भाग्य का है, भाग्य स्थान। नौवां घर आपकी ग्रोथ है। फर्स्ट हाउस आप है, आपकी ग्रोथ नाइन्थ हाउस है। फर्स्ट हाउस आप है, आपका भाग्य नौवां घर है। अब जो व्यक्ति नौवें घर के काम में लगा हुआ होगा, राइचियसनेस में लगा हुआ होगा, धर्म कर्म में होगा, उसको भाग्य भी मिलेगा और ग्रोथ भी मिलेगा। अब जिसकी ग्रोथ भी रुकी होगी और भाग्य भी साथ नहीं दे रहा होगा, उसके चार्ट में नौवां घर एफ्लिक्शन में होगा ही होगा। नौवें घर में पीड़ा होगी होगी। इसके बाद आता है 10वां घर, द टेंथ हाउस। टेंथ हाउस एक शब्द में बयान होता है, द ओवरऑल कर्मा इज योर टेंथ हाउस। आपके हर प्रकार के कर्म 10वें घर से देखे जाते हैं। आपका प्रोफेशन 10वें घर से देखा जाता है, किस प्रकार का प्रोफेशन आप करेंगे, बिजनेस करोगे, सर्विस करोगे, टेंथ हाउस से देखा जाता है।
आपके कर्म कैसे रहेंगे जिंदगी में, अच्छे रहेंगे, बुरे रहेंगे, उच्च के रहेंगे, नीच के रहेंगे, गलत रहेंगे, सही रहेंगे, कैसे रहेंगे, वो 10वां घर बताता है। 10वां घर आज मॉडर्न डे कंटेक्स्ट के अंदर गवर्नमेंट को बताता है, अथॉरिटी को बताता है, पद को बताता है। पद मीन स्टेटस, पदोन्नति को बताता है, यानी कि प्रमोशन को बताता है, अथॉरिटी को बताता है। चौथा घर, अब समझना, यहां पर शिव शक्ति का एक और प्रारूप है। पहला घर आप हैं, 7वां घर आपके सामने वाला है, चौथा घर आपका घर है, और 10वां घर उसके सामने जो 7वां है वो सोसाइटी है। चौथा घर निजी दीवार है, आपकी चार दीवारी के अंदर की बात है, और 10वां घर सोसाइटी है, बाजार है जो सामने दिखता है। फोर्थ लॉर्ड इन 10th बोलते हैं तो ऐसे व्यक्ति को ये बोला जाता है इसके घर की बात सोसाइटी में पता होती है। आगे आगे समझ में आएंगी चीजें। 10वां घर आपके ओवरऑल कर्मा को बताता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अब कर्म करेंगे तो कर्म के बाद क्या चाहिए, कुछ लाभ चाहिए। 11वां घर लाभ का होता है, आपकी इच्छा पूर्ति का होता है। इच्छा पूर्ति, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स, प्रॉफिट एंड गेन्स। आपकी एनजीओज, सोसाइटी, बड़े भाई बहन, सब कहाँ से देखे जाते हैं, 11वें घर से देखे जाते हैं। 11वां घर इच्छाओं का है, इच्छाएं। अगर देखा जाए तो इच्छाओं की पूर्ति 11वां घर करता है। लेकिन अगर 11वें घर पे थोड़ी सी बारीकी नजर डाली जाए तो वो छठे घर से काउंट करेंगे तो कौन सा आएगा? पांडे जी बताएंगे, छठे घर से 11वां घर कौन से नंबर पे आएगा? छठे से छठा है। छठे से छठा आता है, तो यानी कि छठे का हायर वर्जन है 11वां घर। खतरनाक घर है। रोग, ऋण, रिपु, शत्रु छठे घर से आते हैं। उसका हायर वर्जन है 11th हाउस। हम्म। खाली इच्छाएं पूर्ति नहीं कराता, लोभ देता है, लोभ में अच्छे अच्छे तर जाते हैं। लोभ में तो कोई भी नहीं बचा, ना दुर्योधन बचा ना कंस बचा। अगर महत्वाकांक्षाओं को बताता है ना ये। हाँ जी, एम्बिशंस को, महत्वाकांक्षाओं को। महत्वाकांक्षा को बताता है। और महत्वाकांक्षाएं आपको क्या देती हैं? हमेशा अंत लोभ करवाती हैं। देती है। अब अगर समझो, महत्वाकांक्षाएं किसकी थी? रावण की थी। रावण किसने की। पूरी करी? भगवान शिव ने पूरी करी। तो भगवान शिव ने हाँ। उसको क्या दिया? भगवान शिव ने उसको वो सब कुछ दिया जो उसने मांगा, लेकिन उससे संभला नहीं। उसकी महत्वाकांक्षाओं ने नया जन्म ले लिया, जिसका उद्धार करने के लिए विष्णु आए। इसीलिए कहा जाता है भगवान शिव से कभी मत मांगना, उनसे मांगा मत करो। वो दे देते हैं, दे तो इतना देते हैं आपसे संभलता नहीं है। संभलेगा नहीं तो फिर उसके लिए विष्णु जी आएंगे, क्या करेंगे? अब समझना, उद्धार। किस किस ने भगवान शिव से मांगा? रावण ने मांगा, तारकासुर ने मांगा, भस्मासुर ने मांगा, जलंधर ने मांगा, और कितने असुरों ने मांगा। कौन कौन लेकर तंग हुआ? सारे देवता तंग हो गए। कहाँ गए शिव जी के पास? भाई मैं नहीं कुछ कर सकता, मेरे बस की नहीं है। कहाँ गए? विष्णु जी के पास। चलो आया, मोहिनी रूप में आ रहे हैं, कभी किसी रूप में आ रहे हैं, कभी चक्र चला रहे हैं, कभी कैसे कर रहे हैं। भस्मासुर को नर्तकी बन के मोहिनी रूप में अपने सिर पे हाथ रखवाया। तो भगवान शिव से ना सिर्फ रोग और ऋण, इनके लिए जाना चाहिए। कुछ और मत मांगना। मांगोगे तो वो दे देगा, लेकिन तुम संभाल नहीं पाओगे। मांगना है तो विष्णु जी के पास जाओ। विष्णु जी के पास लक्ष्मी जी बैठी हैं, वो देंगे तुम्हारे। शिव तो दे देंगे, कहेंगे जार मेरा पीछा छोड़। फिर पकड़ो विष्णु जी को, अब बचाओ। वो बचाने के लिए आएंगे। फिर ना तुम रहोगे ना तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं रहेंगी। फिर मिलेगा 12वां घर, वो क्या है? मोक्ष। ये है कुंडली। 12वां घर है मोक्ष। ओके टाटा बाय। क्या करने आए थे? जन्म लिया, जन्म से 12वां, उसका लॉस।
12वां घर कहलाता है लॉस किसका? पहले घर का। पहला घर कौन? मैं स्वयं। मेरा लॉस कौन है? 12वां घर, यानी कि मृत्यु, मोक्ष भाव। 12वें घर से देखते हैं हम आज की डेट में इन्वेस्टमेंट्स। 12वें घर से देखते हैं हम चेंजेस इन लाइफ। 12वें घर से हम देखते हैं हॉस्पिटल। 12वें घर से हम देखते हैं जेल। 12वें घर से देखते हैं हम एकांत, यानी कि आइसोलेशन। आइसोलेशन। आइसोलेशन कहाँ मिलती है? आईसीयू में, जेल में। आईसीयू में बंदा अकेला होता है ना, अटेंडेंट को भी नहीं जाने देते। और जेल में भी अकेला होता है, अटेंडेंट को भी नहीं जाने देते। इसलिए इसको आइसोलेशन बोला जाता है, थोड़ा सा समझ के चलना। 12वें घर से आप अपने शैया सुख को देखते हैं। योर बेडरूम इज 12th। विवाह के बाद वैवाहिक जीवन की गणना करना, उसको तोलना, उसको देखना, 12वां घर होता है कि शैया सुख कैसा रहेगा। जब हम गुण मिलान करते हैं ना, 36 गुण देखते हैं, तो 36 गुण में से 28 मिल गए, शादी कर दो जी, कर दीजिए। तो वो गुण इतना बड़ा मेजर रोल प्ले नहीं करते हैं जितना ये 12वें घर का लॉर्ड, 12वां घर की पोजीशन कुंडली में बताती है कि व्यक्ति का विवाह कैसा रहेगा, उसका शैया सुख कैसा रहेगा। जब शैया सुख सही नहीं होगा तो आगे उत्पत्ति कैसे होगी, वंश वृद्धि कैसे होगी। 12वां घर आप आज की डेट में फॉरेन कल्चर को बोला जाता है। 12वें घर को आप बोलते हैं अब्रॉड, फॉरेन, जहां से आप पीआर वगैरह लगवाते हैं। अब ये तो हो गया एक मोटा मोटा ओवरऑल कुंडली के पहले से 12वें घर का परिचय। अब इसमें शिव शक्ति को अगर फिट करें तो फर्स्ट हाउस इज शिव, सेवेंथ हाउस इज शक्ति। एक हम्म। से 7 तो आपकी बारी हो गई, और 7 से 12 जब आप चलोगे तो किसकी बारी होगी? शक्ति की बारी होगी, माता पार्वती की बारी होगी। यानी कि आपके स्पाउस की बारी होगी। सेकेंड हाउस आपका संचित धन है। सेकेंड हाउस आपका कुटुंब है। सेकेंड हाउस आपका भोजन है। तो एट्थ हाउस, 7 से सेकेंड है, आपकी वाइफ का सस्टेनेंस हाउस है, उनका रिसोर्सेज है, उनका कुटुंब है, उनका भोजन है। जब आगे पढ़ोगे तो उसमें चीजें नजर आती हैं वैदिक के अंदर कि 8वां घर किसी की कुंडली में 5 8 12 दिखा रहा, तो क्या बोला जाता है ऐसे व्यक्ति को? अपना धन अपनी भार्या को दे दो, अपनी पत्नी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, क्योंकि आपका बैंक करप्सी है। अब शक्ति अगर चल रही है तो तीसरा घर आपका पराक्रम है, आपके छोटे भाई बहन है। तो यहां तीसरा घर यानी कि 9वां घर, 7वें से तीसरा कौन हुआ? आपकी वाइफ, आपके स्पाउस, आपके हस्बैंड का पराक्रम हो गया। उनके छोटे भाई बहन हो गए, उनकी टूरिंग ट्रेवलिंग हो गई, उनके डॉक्यूमेंट्स हो गए, उनके सारे कागजी कार्रवाई होगी, उनकी हॉबीज हो गई, उनके सारे अट्रैक्शन हो गए। चौथा घर, पहले घर से चौथा घर आपकी माता है, तो 7वें से चौथा घर आपकी सासू माँ है, जिनको आप मम्मी जी बोलते हैं, जी साथ में लगाते हैं, मम्मी जी, मदर इन लॉ। भानु जी बहुत हंस रहे हैं भैया, आप अभी जिन नए नए जी लगाने सीखे हो ना, इसलिए। तो आपकी मम्मी जी कहाँ है? 10th हाउस में, ध्यान रखिएगा। तो 10th हाउस में आपकी मम्मी जी तो जरूर है, लेकिन आपके ओवरऑल कर्मा वहीं पर हैं। हम इस चीज को नोटिस नहीं करते हैं। जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं उस सोसाइटी में अगर कुंडली के माध्यम से जोड़ के देखो तो रिश्तों की बहुत अच्छी भूमिका नजर आती है। बहुत अच्छी भूमिका, रिश्ते निभाने का तरीका नजर आता है। मुझे अपना प्रोफेशन अच्छा रखना है। कौन सा घर प्रोफेशन, कौन बताएगा? 10th हाउस। 10th हाउस। तो 10th हाउस में अभी कौन सा रिश्तेदार मिला जी? सास, सुमा, अरे मम्मी भैया जी। सास ना बोलो भैया, मम्मी जी बोल लो। मम्मी जी। अब तो बोल लो। अब उनकी जितनी रिस्पेक्ट करोगे आपके प्रोफेशन में उतना बल मिलता रहेगा आपको। ये प्रिडिक्शन अभी शुरू हो गई फर्स्ट क्लास से। शिव शक्ति का पहला प्रारूप आपको दे दिया। समझो तो बहुत कुछ है, ना समझो तो कुछ नहीं। वो कहते हैं ना, मानो तो गंगा माँ हूं, नहीं तो बहता पानी। अब ये वही है, मानो तो 10th हाउस हूं, नहीं तो मम्मी जी हूं। अब आपके केस में तो अभी आप मेरे ख्याल अभी मम्मी जी वाले लेवल पे नहीं पहुंचे हैं ना पंडित जी। जी। हाँ, तो जब आप अभी पहुंचेंगे तो तब। लेवल से बहुत दूर है, कोसों दूर है अभी। नहीं, कोसों दूर तो नहीं है, बस कुछ मीटर ही दूर है। कुंडली आपकी भी यहीं लगाई जाएगी।
तो आपको अपने कर्मों को अच्छा, प्रोफेशन को अच्छा रखने के लिए अपने 10th हाउस के डोमेन के रिश्तेदार को अच्छा रखना जरूरी है। आपका 6th हाउस आपकी बीमारी को बताता है, रोग ऋण रिपु शत्रु। तो 7 से 6th हाउस 12th हाउस हो गया, आपके स्पाउस के रोग ऋण रिपु शत्रु को वो बताता है। ये शिव और शक्ति आदि कुंडली बट जाती है, आदि शिव और आदि शक्ति बन जाती है। अभी तक यहाँ पे किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जो लोग म्यूट हैं वो भी कुछ पूछना चाहें तो प्लीज पूछ सकते हैं। मधुलिका जी आप कुछ पूछना चाहें, वसुधा जी आप कुछ पूछना चाहें, एनी डाउट, कुछ समझ में आ रहा है कुछ नहीं आ रहा है प्लीज बता दीजिए। नहीं सर, अच्छे अच्छे से समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से समझाया आपने। कोई डाउट है आपको, कुछ पूछना चाहते हैं अभी? नहीं सर, अभी तो क्लियर है। अभी क्लियर है। हम्म। देखो जो हम कोर्स करने जा रहे हैं उसमें हाउसेस का बहुत बड़ा रोल नहीं है, वहां पर रोल आएगा राशि का और ग्रहों का। हम्म। आधार भृगुनंदी नाड़ी है, उसमें हाउसेस का बड़ा रोल नहीं आएगा, लेकिन हाउसेस को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ टेक्निक्स आपको इस हाउसेस के बेसिस पर भी मिलेंगी जिसको लगाकर आप अपनी प्रिडिक्शन को बहुत अच्छे लेवल पे ले जा सकते हैं। अब किसी को इच्छाएं पूर्ति करनी, 11th हाउस, और उसकी उसके बड़े भाई बहन से नहीं बनती, तो क्या उसकी इच्छाएं पूर्ति होंगी, मुझे ये बताइए। नहीं। थोड़ी बहुत तो होंगी, थोड़ी बहुत भी नहीं होंगी। कर लेगा, लड़ झगड़ के कर लेगा थोड़ी बहुत, लेकिन कितना अफेक्टेड है उस मन पर डिपेंड करता है। मन की भावनाएं पूरी नहीं कर पाएगा ना, अपनी इच्छाएं, और चाहिए था और चाहिए था। भाई इच्छाएं पूर्ति तो करने जा रहा है भाई 11वें घर से, लेकिन अपने बड़े भाई बहन की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, तो वो इच्छाएं पूर्ति भी कोई फलित नहीं होंगी। तो यहां हर एक घर का एक महत्वपूर्ण रिश्तेदार बैठा है। अब अगर 11वें घर को देखो, एक रिश्तेदार और जोड़ो, पिता कौन से घर से देखते हैं वो? 9th हाउस। नहीं हाँ। ये 9th हाउस से कौन सा घर बना? 3rd। 3rd हाउस। आपके छोटे भाई बहन कहां से आते हैं? थर्ड हाउस। तो यहां 3rd से किसके छोटे भाई बहन बैठे हैं? पिताजी के। तो पिताजी के छोटे भाई बहन आपके क्या लगे? चाचा चाचा लगे। जी। तो भैया चाचा जी। जब चाचे के साथ नहीं बनाओगे तो इच्छाएं पूर्ति कहां से हो जाएंगी? मैं आपको ये बड़ी सटीक सी प्रिडिक्शन सिखा रहा हूं, लाइव प्रिडिक्शंस, और ये मैंने अपनी लाइफ में पर्सनली भी देखी है। आज चाचा से झगड़ लो, इच्छा पूर्ति के पीछे जो 1 महीने में होनी होती थी वो साल में भी नहीं पूरी होती। तभी तो बोला जाता है, पुराने लोग कुटुंब बन के रहते थे, कुटुंब बंद मुट्ठी लाख की, खुली तो खाक की। आज सब अलग अलग है। कोई नहीं मम्मी जी, आज तो मॉडर्न डे है, हम अलग रह लेंगे, न्यूक्लियर फैमिली है, इच्छाएं पूर्ति होती हैं भाई। इच्छाएं पूर्ति किस बेसिस पे होती है? ईएमआई और लोन्स पे होती हैं। फ्रिज लिया तो लोन पे लिया, गाड़ी ली तो लोन पे ली, टीवी लिया तो लोन पे लिया, बाद में ईएमआई के चक्कर में सिर खुजाने हैं। आज उसकी सैलरी के चक्कर में आज यहाँ नहीं बच रहा, आज वहां नहीं बच रहा, आज ये नहीं बच रहा, आज वो नहीं बच रहा। चाहे हम लग्जरियस कंफर्ट्स के अंदर रह रहे हैं, बट स्टिल वी आर मिसिंग समथिंग इन आर पर्सनल लाइफ। और ये रिश्तों के जब कत्ल किए जाते हैं ना, तब ये चीजें समझ में आती हैं कि क्यों घटित हो रहा है। कुंडली और कुछ नहीं है, कुंडली आपके प्रारब्ध हैं, वो प्रारब्ध जो 12 घरों में बंट कर आए हैं, वो 12 घर जो आपके हर रिश्तेदार को बताते हैं, वो 12 घर जो आपके कर्मों को बताते हैं उनके प्रति, वो 12 घर जो आपको एक आईने की तरह हमेशा सामने लेकर खड़े रहेंगे, मैं ये घर हूं और ये कह रहा हूं, मेरी बात मान तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर यहाँ पे कोई आपको कहे कि इच्छा पूर्ति नहीं हो रही है, दोपहर को 2 बजे जब आपकी परछाई आपसे 1.5 फीट पीछे हो और सूर्य चमकता हुआ उल्टी साइड पे हो, तब 2 लाल मिर्ची लगाकर और गड्ढे में बांध देना, उपाय काम नहीं करेगा भाई। वो यही कहेगा कि बड़े भाई से जाके माफी मांग ले या चाचा के साथ अच्छे संबंध रख ले, तेरी इच्छा पूर्ति हो जाएगी।
ज्योतिष में उपाय ऐसे नहीं होते। ज्योतिष में सबसे पहले आपको फंडामेंटल्स को सीखने पड़ेंगे। वो फंडामेंटल्स हमें कहती क्या है, वो चाहती क्या है, हमारी रूट्स क्या है। ये 12 घर अपने से कुछ ना कुछ रिश्ते को जोड़कर आपको बताते हैं। अब आपके पिता नौवां घर हैं, शिव के पिता नौवां घर से, तो शक्ति के पिता कहाँ आएंगे ये बताइए। तीसरे घर से। तीसरे घर से, वेरी गुड। तब तीसरे घर में कौन आ गए, पापा जी आ गए। पापा जी। पापा जी। अपने को तो जी कभी लगाना नहीं, दूसरे के जी जरूर लगेगा भैया, ध्यान रखना। अब पापा जी वहां बैठे हैं तीसरे घर में। तीसरा घर किस चीज का, आप बताओ जरा। तीसरा घर। तीसरे घर की डेफिनेशंस बताइए, बहुत सारा कुछ लिखवाया तीसरे घर में। तीसरा घर होता है सपोर्ट सिस्टम का, जो सपोर्ट करते हैं नहीं सर, हमारे इंटरेस्ट। सपोर्ट सिस्टम तीसरे घर से नहीं आती। सपोर्ट हम्म। सिस्टम नौवें घर से आती है। अभी मैंने ये वर्ड यूज किया नहीं था, बट आप कह रहे हैं तो मैं बता देता हूँ। नौवां घर सपोर्ट है। तीसरे घर से अच्छा। हिम्मत देखी जाती है, पराक्रम पराक्रम। देखा जाता है, आपके एफर्ट्स देखे जाते हैं। आपको एफर्ट्स करने हैं, आपको मेहनत करके आगे बढ़ना है, तो तीसरा घर बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरे घर में बैठे हुए रिश्तेदार, छोटे भाई बहन, पापा जी, इन सब की रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। तो इस तरह से जब आप चीजों को जोड़ते जाओगे ना, आपको चीजें समझ में आती जाएंगी। हर घर से उसका चौथा घर उसका सुख बताता है, सुख। हर घर से चौथा घर उसका सुख बताता है, प्रिडिक्शन लेवल 2। आपको किसी चीज का सुख देखना है, आप उससे चौथे घर पे चले जाओ, आपको वो बता देगा कि इसका सुख वहां पर बैठा हुआ है। आपका सुख चौथा घर है, वाइफ का सुख आपका कर्म है, प्रोफेशन हाउस, उसका सुख वहां बना हुआ। तो ये कुंडली का एक बेसिक सा एक फंडामेंटल्स थे जो आपको आज इसमें इंट्रोडक्शन में दिए गए। जब इन चीजों को जहन में थोड़ा सा बिठाओगे, इन चीजों को आगे रिवाइज करोगे कि ये घर है क्या। कहे तो बहुत छोटे शब्द हैं, अभी डोमेन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा डोमेन है। लेकिन इतने बड़े डोमेन में अभी हमें जाने की आवश्यकता नहीं है। जब जब हम इस कोर्स में आगे बढ़ते जाएंगे, इस डोमेन में हम ऐड करते जाएंगे चीजें, क्या क्या कैसे कैसे। लेकिन इनको अपने जहन में बिठा लेना, क्योंकि ज्योतिष में एडवांस जैसी चीज कुछ नहीं होती। ये बेसिक्स ही हैं जो आपको हर तरह के पड़ाव पर काम आएंगे। हर प्रिडिक्शन पे आपको ये बेसिक्स ही काम आएंगे। इसके बाद बारी आती है प्लैनेट्स की। प्लैनेट्स यानी कि ग्रह। कितने ग्रह हैं हमारे पास, 9 प्लैनेट्स। 9 ग्रह हैं। 9 ग्रह में सबसे पहले कौन सा ग्रह आता है, सूर्य। क्यों सूर्य, क्योंकि सूर्य ही एक ऐसी एनर्जी है जो तब भी थी जब ईश्वर ने अवतार लिए, और तब भी थे जब ईश्वर ने अवतार नहीं लिए। जब सृष्टि की रचना हुई तब भी सूर्य थे, जब प्रलय आई तब भी सूर्य थे। द पायस एनर्जी इन दिस यूनिवर्स इज ओनली एंड ओनली सन। सन ऊर्जा का स्रोत है। सोलर सिस्टम में सूर्य को राजा कहा जाता है। सूर्य सबसे प्रधान प्लेनेट गिने जाते हैं। सूर्य को पिता की उपाधि दी जाती। सूर्य को शिव पूजा भी कहा जाता है। अब सूर्य और चंद्रमा को अगर देखें, तो वो सूर्य और चंद्रमा भगवान शिव के सॉरी नेत्र हैं।
सूर्य भगवान शिव के दाएं नेत्र हैं और चंद्रमा भगवान शिव के बाएं नेत्र हैं, लेफ्ट आई एंड राइट आई। इसीलिए हमारी कुंडली में सूर्य को राइट आई और चंद्रमा को लेफ्ट आई भी बोला जाता है। अब सूर्य को अगर देखें तो सूर्य का काम क्या है? मैं कुछ टेक्स्ट लेके बैठा था आज। अगर कभी आपको टाइम मिले तो ज्योतिष तत्वांक पढ़ना। हालांकि अभी हम इसको नहीं कर पाएंगे, बट कभी इसको पढ़ना जब आपको मिले। ये बुक है ज्योतिष तत्वांक। इसके अंदर से ना आपको एस्ट्रोलॉजी की वो चीजें मिलेंगी, और वो बड़ी एक सॉफ्ट लैंग्वेज में मिलेंगी, जिसको पढ़कर आपको ना एक चीज वो समझ में आएगी, जो जिस एस्ट्रोलॉजी के बारे में हम बात कर रहे हैं उससे परे की चीजें एक्चुअल में जो है। बहुत फाइन चीजें लिखी हुई हैं। तो चलो, कम टू द पॉइंट। सूर्य, सन को हम जिन कारक तत्वों से जोड़ते हैं वो कारक तत्व है पिता, फैमिली, फर्स्ट मेल चाइल्ड। सूर्य की डायरेक्शन है ईस्ट। सूर्य है अथॉरिटी, अथॉरिटी। सूर्य है आपका फेम। किसी को प्रमोशन मिलनी होती है, फेम होती है, तो उसमें सूर्य का बहुत बड़ा रोल होता है। किसी भी प्रकार की अथॉरिटी हो, सूर्य से देखता है। सूर्य है एलोपैथी मेडिसिन। सूर्य कारक है राजा का, किंगडम का। इसीलिए आज की डेट में अब राजा कौन है? आज के मॉडर्न डे टेक्स्ट में देखा जाए तो राजा कौन है? राजा इज गवर्नमेंट। इसलिए सन को हम कहते हैं गवर्नमेंट। सूर्य का कलर क्या है? ऑरेंज। सूर्य, सूर्य की धातु आती है कॉपर, तांबा जिसको बोलो। ये चीजें आपको धीरे धीरे आगे समझ में आएंगी क्यों है। अब सूर्य को देखा जाए तो बोला जाता है राजा। तो पृथ्वी पर राजा कौन है आज की डेट में? गवर्नमेंट। और जंगल में राजा कौन है? लॉयन, रॉयल्टी। रॉयल्टी बोला जाता है सन को। वात, पित्त और कफ, ये तीन तरह की रोग हैं, दोष जिसको बोलते हैं। उसमें से जो पित्त दोष है वो सूर्य में आता है। बॉडी की हीट बढ़ जाना, बुखार हो जाना, फीवर जिसको बोलते हैं। सूर्य कारण है हड्डियों का, कैल्शियम का। डिजीज देगा तो कौन सी देगा? कैल्शियम रिलेटेड देगा, हड्डियों से रिलेटेड देगा। सूर्य कारक है ईगो का, एरोगेंस का। जलाता है ना। राजा के पास क्या चीज है? फेम है। फेम है तो और क्या है उसके पास? ईगो भी है। अगर आप सूर्य को देखो तो चमक तो रहा है, लेकिन चमकते हुए को अगर आप देखो तो आपकी आंखों में एकदम देखा नहीं जाता है, चौंधिया जाती है। क्यों? अरे इतनी तेज रोशनी कर रहा है यार। भाई तपस है उसके पास। तो सूर्य को आप पावरफुल बोल सकते हैं, रिस्पेक्ट बोल सकते हैं। एलिमेंट क्या है सूर्य का? फायर। अगर सब्जेक्ट्स की बात करें तो सूर्य में सब्जेक्ट्स कौन से आते हैं? पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, रिलीजियस स्टडीज, सोशल साइंस। और सूर्य के लिए जो वृक्ष बोले जाते हैं वो बिल्व पत्र,
गेहूं, रुद्राक्ष, अब सूर्य के लिए हम बोलते हैं जितने भी पृथ्वी पर शिव मंदिर हैं, शिवालय जिसको बोलते हैं, वो सूर्य से गिने जाते हैं। जो पैलेसेस हैं, फोर्ट्स हैं, किले हैं जिसको बोलते हैं, वो सब सूर्य के अंडर आते हैं। जंगल, फॉरेस्ट, उसको भी हम सूर्य से लेते हैं। कोई कैपिटल सिटी है, जैसे दिल्ली इज द कैपिटल सिटी, कारक तत्व उसका सूर्य आएगा। अब सूर्य जो है वो बीमारियां कैसी कैसी देगा। सूर्य कोर है, कोर मींस आत्मा, सोल है आपकी, सोल। सोल कहाँ पे अटकी होती है? हृदय में। हार्ट स्ट्रोक जो आते हैं वो सूर्य से आते हैं। सूर्य आपको हार्ट अटैक, हाई फीवर, हाइपर एसिडिटी, बोन्स के फ्रैक्चर, बोन्स रिलेटेड इश्यूज, कैल्शियम रिलेटेड इश्यूज, ये सब बीमारियां सूर्य देते हैं। राइट आई से रिलेटेड इशू सूर्य से आता है। किसी भी पत्रिका में सूर्य की स्थिति, सन की प्लेसमेंट आपको व्यक्ति की सोल के बारे में बताएगी, व्यक्ति के पिता के बारे में बताएगी, व्यक्ति की फैमिली के बारे में बताएगी। और अगर किसी ऐसे व्यक्ति का चार्ट है जिसकी उम्र 30-35 साल है, तो सूर्य उसकी प्रथम नर संतान के बारे में बताएगा। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट किसी को? ठीक है। इसके बाद आता है सेकंड, मून, चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा का जो कारक तत्व है वो हमारे मन से जुड़ा हुआ, मना। हमारी बॉडी 71% वाटर एलिमेंट से कंसिस्टेड है। हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है वाटर, और वाटर का जो कारक तत्व है दैट इज मून। मून को हम मन बोलते हैं, और मन चंचल है, क्यों है? क्योंकि वाटर एलिमेंट है, एक जगह टिकता नहीं है। मून को हम इस थ्योरी में मूवमेंट को बोलेंगे, चलायमान, रुकने वाला नहीं, फ्लो बोल सकते हैं। मून माता का कारक है, माता तुल्य स्त्रियों का कारक है। मून आपकी जल स्रोत को बताता है, वाटर रिसोर्स को मून बताता है। और मून की बात करें तो मून आपको भोजन के बारे में बताता है। मून इज फूड। मून को हम यहां पर ब्लेम से जोड़ेंगे, चीटिंग से जोड़ेंगे। लेफ्ट आई हमें मून बताता है। बॉडी के अंदर जितने भी फ्लूइड्स होते हैं, वो सब फ्लूइड्स जो हैं वो मून से देखे जाते हैं। चंद्रमा से हम कफ दोष को देखते हैं। कफ, कोल्ड एंड कफ हो जाता है ना, वो चंद्रमा की डोमेन में आता है। अमित जी को नींद आ रही है लगता है। सो जाओ भैया, कोई जरूरी थोड़ी है, कल कर लेंगे।
मून आपको चेंज के बारे में बताता है, किसी भी प्रकार का बदलाव जो है वो मून है। चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ योर थॉट्स, मूड स्विंग्स, ये सब मून है। मून का कलर है वाइट। जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, मिल्क है, ये चंद्रमा के अंडर आता है। मून में कुछ सब्जेक्ट्स आते हैं जिसको हम बोलते हैं होम साइंस, होटल मैनेजमेंट, आर्ट्स, बायोकेमिस्ट्री, डेयरी रिलेटेड, हॉस्पिटैलिटी, फूड एंड बेवरेजेस, ये सब मून के डोमेन में आता है। साइकोलॉजी, मन की बात पढ़ना, चंद्रमा। तो मन की बात पढ़ने की विद्या कहाँ है? एस्ट्रोलॉजी में है। जिस व्यक्ति का चंद्रमा 8वें घर में होगा ना, उस व्यक्ति को दूसरे लोगों के मन की बात पढ़ने में बहुत मजा आता होगा। लोग उसके पास अपनी पीड़ाएं लेके आएंगे, भाई तेरे पास आते हैं ना तो लगता है यार कुछ ना कुछ तो लेके भेजता है। ये नहीं पता उसका खुद का चंद्रमा 8वें घर में बैठा है, लेकिन स्टिल वो दूसरों को हील करता है। म्यूजिक, डांस, ये भी हम चंद्रमा से देखते हैं। चावल, राइस जिसको बोलते हैं, ये भी मून के डोमेन में आते हैं, कारक तत्व में आते हैं। स्लीप डिसऑर्डर, नींद ना आना, इंसोमेनिया जिसको बोलते हैं, चंद्रमा की दी हुई बीमारी है। नींद में बोलना चंद्रमा से आता है। एपिलेप्सी एक बीमारी होती है, मिर्गी जिसको बोलते हैं, आई थिंक, चंद्रमा। कोल्ड एंड कफ, सब चंद्रमा से आता है। ड्राउजीनेस, नशा नशा सा से रहता है, चंद्रमा से आता है। साइनस, चंद्रमा से आता है। ट्यूबरक्लोसिस, टीबी जिसको बोलते हैं, चंद्रमा से आता है। माता पार्वती का मंदिर, चंद्रमा। मैंने आपको शुरू में बताया था, सूर्य शिव हैं, चंद्रमा माता पार्वती है। गौरी जिसको बोलते हैं, माँ गौरी, चंद्रमा। पॉन्ड, रिवर जिसको तालाब बोलते हो, ये सब चंद्रमा के डोमेन में आते हैं। स्विमिंग पूल्स, ये भी चंद्रमा से देखे जाते हैं। पानी की टैंकियां घरों के ऊपर होती हैं, ओवरहेड टैंक्स जिसको बोलते हैं, वो चंद्रमा का रूप है। कुआं, कोई भी वाटर प्लेस, सब चंद्रमा के प्लेसेस हैं। धोबी घाट, इसको भी चंद्रमा के डोमेन में लेंगे हम। फ्रूट जूसेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, खाने पीने की चीजें, ये सब चंद्रमा में आती हैं। एस्ट्रोलॉजी का विषय भी चंद्रमा से आता है। लिक्विड मेडिसिन जितनी भी हैं वो चंद्रमा में आती हैं। मतलब कि जैसे जो काढ़ा वगैरह होता है। हाँ जी, काढ़ा, कावा, कफ सिरप, कोरेक्स, टिक्सिलिक्स, टस्क्यूडीएक्स, फेंसिड्रिल। और इंजेक्शन वगैरह। इंजेक्शन वगैरह इसमें नहीं आएंगे, इंजेक्शन आगे बताएंगे आपको। इंजेक्शन जो है वो सर्जिकल पार्ट होता है, वो मार्स में भी आते हैं और मार्स केतु में भी आते हैं। धीरे धीरे पढ़ेंगे ना, आज सारा थोड़ी पढ़ेंगे, अभी तो जो शुरुआत है। होम्योपैथिक में यूज होती है दवाई, हाँ जी। जैसे
होम्योपैथिक में यूज होती है, एक तो गोली वाली यूज होती है और एक ऐसे ड्रॉप्स दी जाती है हाँ, वो होम्योपैथिक में। वो भी बताएंगे आपको, होम्योपैथी बताएंगे। इसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। कौन सी ओके। पद्धति का इलाज आपको करवाना है, झाड़ फूंक कराना है, होम्योपैथी कराना है, इंजेक्शन लगवाना है, वो भी आपको इस कोर्स में बताया जाएगा। चिंता मत करो, सब चीजें कवर करेंगे, लेकिन धीरे धीरे करेंगे। अभी तो आज एक फर्स्ट प्रिडिक्टिव टूल फर्स्ट क्लास में मिल गया यार, इससे बड़ी चीज क्या होती है। फर्स्ट क्लास में तो सिर्फ वो नींद वाले हालात होते हैं, आप बोले जा रहे हैं और सुने जाओ, बस लिखे जाओ। नहीं नहीं, नींद नहीं। तो आइसक्रीम्स वगैरह जितनी भी है ना, चलो आइसक्रीम के नाम से, गर्मी का मौसम है, आइसक्रीम्स भी इसमें आती हैं, चंद्रमा में। तो किसी के भी चार्ट में जब आप चंद्रमा की स्थिति को देखोगे, कैसे देखेंगे वो हम आगे पढ़ेंगे। चंद्रमा से आप किन चीजों का पता लगवा सकते हो। चंद्रमा खराब होगा तो उस व्यक्ति को कफ रिलेटेड इश्यूज होंगे। चंद्रमा खराब स्थिति में होगा तो उसकी मदर की हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। चंद्रमा खराब स्थिति में होगा तो व्यक्ति के मनोस्थिति के बारे में आप बता सकते हैं। और चंद्रमा अच्छा होगा तो व्यक्ति की प्रबल मनोस्थिति के बारे में बता सकते हैं, उसकी मदर की अच्छी हेल्थ के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं। चंद्रमा के आगे लिखिए लिक्विड कैश। लिक्विड कैश, रोकड़ जिसको बोलते हैं, रोकड़ा। अब अगर रोकड़ा चंद्रमा है तो चंद्रमा की स्थिति आपको यह भी बता देगी कि कब रोकड़ा अच्छा होगा और कब रोकड़ा खराब होगा। ये सब चीजें आपको इस प्रिडिक्टिव कोर्स के अंदर मिलेंगी, और बड़ी सटीकता से मिलेंगी, विद लॉजिकल सेंस। ऐसे नहीं कि दो तार जोड़ दिए और करंट आ गया तो करंट आ गया, नहीं। 100% लॉजिकल सेंस के साथ आपको इसके अंदर एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर की जाएगी, आराम आराम से, चैप्टर बाय चैप्टर। सन हो गया, मून हो गया, कुंडली के 12 भाव हो गए। ठीक है जी। अभी तक किसी को कोई प्रश्न, कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए। फिर इस जर्नी को हम कल बढ़ाएंगे 8:30 बजे दोबारा से। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन प्लीज। किसी का कोई क्वेश्चन, पांडे जी का, मानसी जी का, पाठक जी का कोई प्रश्न हो तो प्लीज पूछ लीजिए। नहीं है तो बता दीजिए, फिर हम विदा लें। साइलेंस मीन्स एवरीथिंग इज क्लियर। ओके, अच्छे बच्चे। हाँ, फिलहाल अभी तो आज तो नहीं है, क्योंकि ठीक है, अभी तो पहली क्लास है, ज्यादा डाउट होने ही नहीं चाहिए पहली क्लास में तो। पहली क्लास में ज्यादा डाउट होने चाहिए पांडे जी। सर होंगे अभी तो आप पहले कह दिन रहे हो कि है, डाउट धीरे धीरे बाद में पढ़ाएंगे आएगा। चैप्टर बाय चैप्टर। पहली क्लास में सबसे बड़ा डाउट तो ये होता है कि पढ़ाने वाला भी पढ़ा पाएगा कि नहीं पढ़ाएगा। सबसे बड़ा डाउट तो ये होता है। ये विश्वास है, तभी तो हम लोग यहाँ आए हैं। और सर, आपके विश्वास पे खरा उतरने की कसौटी तो मेरी है ना। मेरी तरफ से सोचो ना, मेरी तो नीचे से दोनों टांगे ऐसे 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 शिवरिंग कर रही होंगी ना, वो ना पढ़ा पाए फिर। मैम, आप कुछ कह रहे थे। फिर मैं ये कह रही थी सर, फर्स्ट क्लास में तो बस अभी सुन रहे हैं, उसको एसिमुलेट करके फिर उसको थोड़ा समझ के, फिर कोई क्वेरी होगी तो फिर कल पूछेंगे इससे हाँ थोड़ा। जी, जरूर। कल हम इन्हीं 9 प्लैनेट्स को फर्दर आगे स्टडी करेंगे, और थोड़ा सा राशियों के ऊपर कल शुरू करेंगे कि राशियां क्या हैं और कैसे हैं। फिर सब चीजें धीरे धीरे ट्राइंस के साथ और कैलकुलेशंस के साथ आपको चीजें ऐड ऑन होती जाएंगी, और लाइव एग्जांपल्स के साथ आपको समझाई जाएंगी चीजें। हम्म, ठीक है जी। ठीक है सर। तो कल मिलते हैं 8:30 बजे। राइट सर, राम थैंक यू राम जी। सर, राम राम सर। अच्छा, एक राम और, राम। रिकॉर्डिंग्स के लिए अपनी ईमेल आईडीज प्लीज ग्रुप में डाल दीजिएगा। ठीक, थैंक यू।